सभी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने के बाद हमने उसे एक सीक्वेंस में अरेंज किया और उस सीक्वेंस का नाम ही है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज और एक्टिविटी सीरीज और रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोमोटिव सीरीज, कई नामों से जाना जाता है। अपनों को यहां समझना क्या है, मैंने आपके सामने ECS दैट इज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का एक सीक्वेंस लिखा है। छोटा सा सीक्वेंस है जो आपको याद होना चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर लिथियम है, ठीक है, और सबसे नीचे है फ्लोरीन। ये जो सीक्वेंस लिखा है ये SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है, मतलब जिस इलेक्ट्रोड का SRP सबसे कम था उसे हमने सबसे ऊपर लिखा और जिस इलेक्ट्रोड का SRP सबसे ज्यादा था उसे हमने सबसे लास्ट में लिखा, राइट। तो सबसे कम SRP किसका है? लिथियम का। सबसे ज्यादा SRP किसका है? फ्लोरीन का। बीच में यहां पे है वाटर और यहां पे है हाइड्रोजन। एक बात। दूसरी बात, ये जो ECS है, ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है, ये वैलिड है एक्वस सॉल्यूशन के लिए। मतलब कहीं ना कहीं ये सारी की सारी बातें जो है वो एक्वस सॉल्यूशन में वैलिड है। दूसरी बात, ऑक्सीडेशन होता है हमेशा मेटल का। मेटल ऑक्सीडाइज होगा लेकिन कभी भी मेटल रिड्यूस नहीं होगा। तो जो रिड्यूस होता है वो मेटल का आयन होता है। मींस टू से लिथियम प्लस बनेगा, ठीक है, कॉपर 2 प्लस बनेगा। मेटल का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन रिडक्शन कभी भी कॉपर से कॉपर -1 में नहीं होगा, -2 में नहीं होगा। जो रिडक्शन होगा वो कॉपर +2 से कॉपर होगा, मतलब रिडक्शन मेटल आयन का होगा। तो आपको याद रखना है कि जब भी मैं बोलूं मेटल का रिडक्शन हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरा मतलब है मेटल आयन का रिडक्शन हो रहा है। या ऐसे याद रखें कि इस सीक्वेंस में ऑक्सीडेशन तो हमेशा मेटल का होगा लेकिन रिडक्शन मेटल आयन का होगा। इन द सेम वे रिडक्शन नॉन मेटल का होगा, रिडक्शन नॉन मेटल का होगा लेकिन ऑक्सीडेशन नॉन मेटल आयन का होगा, राइट। जैसा कि मैंने कहा ये जो ECS है ये SRP का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। एक रूल याद रखें, ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है ना वो किसी की ताकत जैसा है और जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। इसको सेट करें, जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, हाँ हम उसे SRP या SOP बोलते हैं, जिसका मतलब यहां पे कंडीशंस है। कंडीशंस किस कंडीशन पे मेजर किया है? ऑब्वियसली सारा का सारा मेजरमेंट स्टैंडर्ड पे था तो इसे हम SRP SOP बोलते हैं, बट फील के लिए मुझसे कभी RP कभी OP बोल दूंगा। तो जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो होना चाहेगा रिड्यूस ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो होना चाहेगा ऑक्सीडाइज ज्यादा। क्लियर? जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो होना चाहेगा रिड्यूस ज्यादा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो होना चाहेगा ऑक्सीडाइज ज्यादा। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज, वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा तो ऑक्सीडाइज कम होना चाहेगा। जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो ज्यादा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो ज्यादा रिड्यूस होना चाहेगा, ऑक्सीडाइज कम होना चाहेगा। अब इस ECS में ये किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर है? SRP का। तो सबसे कम SRP किसका है? लिथियम का। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है? लिथियम का। तो लिथियम का SRP सबसे कम है, मतलब लिथियम का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, मतलब लिथियम की रिड्यूस होने की टेंडेंसी नहीं है अमंग गिवन इलेक्ट्रोड। लिथियम हमेशा ऑक्सीडाइज होना चाहेगा। सबसे ऊपर लिथियम है, सबसे कम SRP लिथियम का है, इसका मतलब सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइज टेंडेंसी लिथियम की है। सबसे नीचे फ्लोरीन है, मतलब सबसे ज्यादा SRP फ्लोरीन का है, मतलब सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल फ्लोरीन का है, मतलब फ्लोरीन रिड्यूस ही होगा किसी दूसरे के साथ। जब कोई दूसरे इलेक्ट्रोड के साथ अटैच होगा तो फ्लोरीन हमेशा रिड्यूस ही होना चाहेगा और लिथियम हमेशा ऑक्सीडाइज ही होना चाहेगा, राइट। तो ECS ये जो अपने सामने लिखी है, जिसमें आपको ये सोच के चलना है कि जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। ECS की मदद से हम बहुत सारे फैक्ट्स, बहुत सारी बातों को बता सकते हैं। लाइक नंबर 1, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। हम मेटल की रिएक्टिविटी को बता सकते हैं। कैसे बताते हैं मेटल की रिएक्टिविटी को? पहले समझिए मेटल करता क्या है, मेटल का नेचर क्या है। मेटल इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना चाहता है, देना चाहता है। ये मेटल का स्वभाव है कि मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो जो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा वो ऑक्सीडाइज हुआ, रिड्यूस हुआ, ऑक्सीडाइज। मतलब मेटल
वो अच्छा होगा जो ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी ऑक्सीडाइज होगा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा वो एज अ मेटल रिएक्टिव ज्यादा। तो जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, हम ये भी तो कह सकते हैं कि जिसका एसआरपी कम होगा, जिसका एसआरपी कम होगा वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव होगा। सो आई कैन से रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। मतलब एसओपी ज्यादा, एसओपी ज्यादा मतलब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो ऑक्सीडाइज होना चाहेगा ज्यादा, तो मेटल की रिएक्टिविटी ज्यादा। गॉट इट? तो हम ऐसा भी कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। मतलब एसआरपी कम मतलब रिड्यूस होने का पोटेंशियल कम, तो वो क्या करना चाहेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, इलेक्ट्रॉन को देना चाहेगा। आगे, जिसकी जो ताकत ज्यादा वो होना चाहेगा ज्यादा। आते हैं नॉन मेटल। अब नॉन मेटल करेगा क्या? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, रिड्यूस होगा, तो कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? एसआरपी, प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। हम ये भी तो कह सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसओपी। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है डिस्प्लेसमेंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट का एक फंडा होता है, जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा देता है। ठीक है, जो ताकतवर है वो कमजोर को हटा देता है। अब समझिए, हमें डिस्प्लेसमेंट की बात करनी है और वो भी डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन गैस की बात हो रही है, राइट? तो सबसे पहले बात करते हैं हाइड्रोजन की लोकेशन ये रही। अब हाइड्रोजन ये ईसीएस का सीक्वेंस है। ठीक है, इमेजिन करिए हमें किसी डाइल्यूट एसिड के सॉल्यूशन में से हाइड्रोजन H+ को रिमूव करना है। तो कहीं ना कहीं ये कहना चाहता हूं मैं कि H+ को रिमूव करना है तो किस रूप में रिमूव होगा? H2 के रूप में। तो H+ को H2 में कन्वर्ट करना है, मतलब H+ को क्या होना है? +1 से कहां गया? 0। ये रिडक्शन हुआ कि ऑक्सीडेशन हुआ? रिडक्शन। मतलब इसे क्या होना पड़ेगा? रिड्यूस। तो किसी दूसरे क्या होना पड़ेगा? ऑक्साइड। मतलब वही स्पीसीज डाइल्यूट एसिड से, वही स्पीसीज डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर पाएंगे जो हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीडाइज होंगे। अरे वो जब ऑक्सीडाइज होंगे, वो जब इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, तभी तो इलेक्ट्रॉन गेन करके रिड्यूस होगा। ऐसी कौन सी स्पीसीज है जो हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीडाइज होंगे? जो हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीडाइज होंगे, ये वो स्पीसीज होंगे जो हाइड्रोजन के पहले ऑक्सीडाइज होंगे। ये वो स्पीसीज होंगे जिनका एसआरपी हाइड्रोजन से कम होगा, जिनकी रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी। अरे रिडक्शन पोटेंशियल कम होगी तभी तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगी। तो वो एलिमेंट जो हाइड्रोजन से ऊपर प्लेस्ड हैं, मेटल्स अबव हाइड्रोजन विल डिस्प्लेस हाइड्रोजन गैस फ्रॉम डाइल्यूट एसिड सॉल्यूशन। ठीक है, एक वर्ड आता है ऑक्सीडाइजिंग पावर एंड रिड्यूसिंग पावर। ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइज करने की पावर। लाइक इमेजिन करिए ये मेरे पास एक इलेक्ट्रोड है, ये दूसरा इलेक्ट्रोड है, तो मुझे इसके ऑक्सीडाइजिंग पावर की बात करनी है। मतलब किसी का ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब ऑक्सीडाइज करने की पावर। तो ये ऑक्सीडाइज कर रहा तो खुद रिड्यूस हो रहा। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर मतलब दूसरे को क्या करना है? ऑक्सीडाइज। तो खुद क्या होना है? रिड्यूस। तो खुद की कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। मतलब एसआरपी क्या होना चाहिए? ज्यादा। तो जिसका एसआरपी ज्यादा वो अच्छे ऑक्सीडाइजिंग पावर होंगे, उसका ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर होगा। सो आई कैन से ऑक्सीडाइजिंग पावर इज प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। इन द सेम वे रिड्यूसिंग पावर, अगेन रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को रिड्यूस करने की पावर। दूसरे को रिड्यूस करना है तो खुद ऑक्सीडाइज होना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है तो खुद की कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब एसआरपी क्या होना चाहिए? कम। तो प्रोपोर्शनल टू एसओपी और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी हम कह सकते हैं। ठीक है, तो ईसीएस बेसिकली हमें यही बताता है कि सभी इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का इंक्रीजिंग ऑर्डर है एसआरपी का, जिसकी मदद से हम ये कुछ फैक्ट, कुछ सवाल कर सकते हैं। हमारे सामने एक सवाल है, देखते हैं। अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अपने को रिड्यूसिंग पावर का इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखना है। ठीक है, रिड्यूसिंग पावर मतलब दूसरे को क्या करना है? रिड्यूस। तो खुद क्या होना है? ऑक्सीडाइज। तो खुद कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? एसओपी। बट अपने को सोचना है एसआरपी के फॉर्म में। एसओपी ज्यादा मतलब एसआरपी कम। तो जिसका एसआरपी जितना कम होगा, जिसका एसआरपी जितना ज्यादा निगेटिव होगा, जिसका एसआरपी जितना कम होगा, जिसका एसआरपी जितना ज्यादा निगेटिव होगा, आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सर रिड्यूसिंग पावर राइट, रिड्यूसिंग पावर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसआरपी। वही मैं कह रहा हूं कि रिड्यूसिंग पावर दूसरे को रिड्यूस करना है, खुद ऑक्सीडाइज होना है।
तो खुद की ताकत ज्यादा, कौन सी? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो कौन सी ताकत कम? रिडक्शन पोटेंशियल। ठीक है, तो जिसका एसआरपी जितना कम उसका रिड्यूसिंग पावर उतना ज्यादा। सबसे कम एसआरपी किसका दिया है? ए का। सर आपको कैसे पता चला वो ए का एसआरपी? अगर किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया गया है और हमें कुछ नहीं बोला गया है तो वो एसआरपी ही माना जाता है। नॉट लिखा है तो स्टैंडर्ड तो है। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? तो अगर कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, जैसा कि मैंने पहले कहा था, तो हमेशा वो एसआरपी ही माना जाएगा। मतलब मुझे इन सभी मेटल्स का, एम लिखा है मतलब मेटल्स, इन सभी मेटल्स का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल गिवन है। सबसे कम एसआरपी किसका है? ए का। तो जिसका एसआरपी सबसे कम उसकी रिड्यूसिंग पावर सबसे ज्यादा। तो सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर किसकी होगी बच्चों? ए की। उसके बाद किसका नंबर आएगा? सी का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? बी का। उसके बाद किसका नंबर आएगा? डी का। राइट। अगला सवाल है, हमारे सामने दो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है और हमसे पूछा है इनमें से कौन कैथोड है, इनमें से कौन एनोड है। मेरी बातों को याद करें, मैंने कहा था कैथोड वो होता है जहां पर रिडक्शन होता है, एनोड वो होता है जहां पर ऑक्सीडेशन होता है, हाँ या ना? तो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसकी कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और जहां पर रिडक्शन हो रहा है वहां पे कौन सी ताकत ज्यादा होनी चाहिए? रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैं ऐसे भी कह सकता हूं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड होगा और जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो एनोड होगा। या ऐसे भी कह सकते हैं कि जिसका एसआरपी ज्यादा होगा, तो जिसका एसआरपी ज्यादा होगा वो नीचे होगा ऊपर होगा? नीचे होगा। जिसका एसआरपी कम होगा वो ऊपर होगा। क्यों? क्योंकि एसआरपी का इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो कम एसआरपी वाले ऊपर, ज्यादा एसआरपी वाले नीचे। जिनका एसआरपी ज्यादा, रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, रिड्यूस होना चाहेंगे ज्यादा, कैथोड बनना चाहेंगे ज्यादा। जिनका एसआरपी कम, कौन? ऊपर वाले। एसआरपी कम, रिडक्शन पोटेंशियल कम, रिड्यूस होना चाहेंगे कम, तो दूसरे के प्रेफरेंस में क्या होंगे? ऑक्सीडाइज। दो इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है, मैंने कहा कुछ नहीं बोला जाएगा तो एसआरपी माना जाएगा। क्या ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है हमें पता है कि वो एसआरपी है कि एसओपी है? नॉट है मतलब है तो एस। अब एसआरपी है कि एसओपी वो देख लेते हैं। ए से बना A2+, तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन ऑक्सीडेशन, तो ये जो दिया है वो क्या दिया है? एसओपी। मुझे पहले वाले का क्या दे रखा है? एसओपी। दूसरे वाले का B2+ से बना बी, ये क्या दिया है बच्चों? एसआरपी। एक का मुझे एसओपी दिया है, एक का मुझे एसआरपी दिया है। और सवाल हमसे कह रहा है कि इनमें से कौन कैथोड है, इनमें से कौन एनोड है। ठीक है, तो कैथोड वो जिसका एसआरपी ज्यादा। अब एक का एसओपी पता है, एक का एसआरपी पता है, तो क्यों ना दोनों को हम एक यूनिट में कन्वर्ट कर ले। तो जिसका एसओपी दिया है मैं उसका भी एसआरपी लिख रहा हूं। मैं ए इलेक्ट्रोड का एसआरपी ऊपर लिख देता हूं, तो प्लस 1.76 वोल्ट होगा कि नहीं होगा? तो ए इलेक्ट्रोड का एसआरपी कितना? प्लस। बी का एसआरपी कितना? माइनस। किसका एसआरपी ज्यादा? ए का। किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा? ए का। कौन बनना चाहेगा कैथोड? ए। तो कौन बनना चाहेगा एनोड? बी। तो मैं कह सकता हूं जो एनोड है वो बी है, जो कैथोड है वो ए है। ए फॉर एनोड, एनोड है बी, सी फॉर कैथोड, कैथोड कौन है? ए। राइट। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, उस पे बेस्ड कुछ कंसेप्ट। अब हमने कैथोड और एनोड का आइडेंटिफिकेशन करना सीख लिया। अब समय था कैथोड और एनोड का एक ऐसा प्रॉपर अरेंजमेंट किया जाए जिससे सेल का फॉर्मेशन हो सके, जिससे हम ईएमएफ प्रोड्यूस कर सके। ठीक है, तो मैंने आपके सामने जो डायग्राम बनाया है ये वन ऑफ द सिंपलेस्ट सेल, वन ऑफ द फर्स्ट सेल जिससे केमिकल एनर्जी के द्वारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई। इसमें जो पहला कंपार्टमेंट है इसे हम लोग बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल। ठीक है, ये जो पूरा का पूरा है एनोडिक हाफ सेल, एंड दिस कंपार्टमेंट इज नोन एज कैथोडिक हाफ सेल। दोनों को हमने कनेक्ट किया है सॉल्ट ब्रिज से, आप सब जानते हैं। लेफ्ट हैंड साइड वाले को हम लोग कहते हैं एनोड, क्योंकि यहाँ पे जिंक कन्वर्ट हो रहा है जिंक 2+ में, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पर कॉपर 2+ से कॉपर में कन्वर्जन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। सो दिस इज नोन एज एनोडिक हाफ सेल, दिस इज नोन एज कैथोडिक हाफ सेल। इसे हम एनोड कहते हैं, इसे हम कैथोड कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। वो जो इलेक्ट्रॉन है बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से हम मूव करते हैं। तो एक सवाल आता है, ये जो आउटर सर्किट है दैट इज दिस वन, ओके, आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहां कहां से है? तो आउटर सर्किट में इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड और कैथोड से है, याद रखिएगा। अब इलेक्ट्रॉन ऐसे फ्लो हो रहा है तो करंट कैसे फ्लो होगा? ऐसे। So electron flow from anode to cathode and current flow from cathode to anode, right? In the same way जो internal circuit है that is this one.
ये जो इंटरनल सर्किट है, यहां पर जो करंट का फ्लो होता है वो एनोड से कैथोड होता है। ठीक है, ये जो आपके सामने डायग्राम बना है, यहां से हमने पहली बार केमिकल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस किया। इसे जब पेपर में प्रेजेंटेशन करना होता है, दैट इज नोन एज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। तो इसका जो पेपर का प्रेजेंटेशन होता है वो कुछ ऐसा होता है। रूल होता है, आप रूल बना के चले, ये जो लेफ्ट हैंड साइड पर है दिस वन, लेफ्ट हैंड साइड पर एनोड होगा और राइट हैंड साइड पर कैथोड होगा। ठीक है, इसे हम एक ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं लोन, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड पर हमेशा ऑक्सीडेशन होगा और वही एनोड होगा, और एनोड पे चार्ज कैसा होगा, नेगेटिव। तो एनोड पे नेगेटिव चार्ज आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां होगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो यहां से यहां होगा, तो करंट का फ्लो यहां से यहां होगा। ठीक है, तो जब कभी भी इस प्रकार का रिप्रेजेंटेशन मिलेगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में हमें ऐसा ही रिप्रेजेंटेशन मिलता है, और इसी रिप्रेजेंटेशन में हमें समझना पड़ता है कौन एनोड है कौन कैथोड है। अगर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे बना लिखा है, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम लोग बोलते हैं एनोडिक हाफ सेल। वहीं पे जो ये राइट हैंड साइड का रिप्रेजेंटेशन है, दिस इज नोन एज कैथोडिक हाफ सेल। सो एनोडिक हाफ सेल होगा, एक कैथोडिक हाफ सेल होगा, और दोनों को कनेक्ट करके हम लोग बनाते हैं सेल। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, एनोडिक हाफ सेल, राइट हैंड साइड पे क्या है, कैथोडिक हाफ सेल। सवाल है कि ठीक है साहब, ऐसा हुआ, इस प्रकार से लिखा जाता है, ये पेपर प्रेजेंटेशन है, यहां से कितना ईएमएफ जनरेट हुआ, हम ये कैसे पता करें। फिजिक्स में आप सब एक बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ते हैं। ठीक है, कंसेप्ट क्या पढ़ते हैं कि मान लीजिए ये पॉइंट है और ये दूसरा पॉइंट है, यहां का पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और यहां का पोटेंशियल डिफरेंस, यहां का पोटेंशियल है V2। अगर कोई मुझसे इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस पूछे, दैट इज डेल्टा V, तो मैं जो डेल्टा V कहूंगा वो क्या कहूंगा, V2 माइनस V1 नहीं, मैं कहूंगा बड़ा माइनस छोटा। अगर ये बड़ा है तो मैं कहूंगा V1 माइनस V2, अगर ये बड़ा है तो मैं कहूंगा V2 माइनस V1। ठीक है, यही कंसेप्ट है, और इसी कंसेप्ट से हम लोग यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये जो इज नॉट सेल है, दैट इज अगर यहां पे स्टैंडर्ड कंडीशन है तो टोटल कितना पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हुआ। ठीक है, तो चलिए निकालते हैं। अब पता करते हैं यहां पे किसका पोटेंशियल ज्यादा है। तो डिपेंड ही करता है कि आपने किसके फॉर्म में देखा है, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में देख रहे हो कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में देख रहे हो। जैसे अगर मैं रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में देखूं तो ये कैथोड है, तो ऑब्वियस सी बात है अगर ये कैथोड है तो कैथोड का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, ये एनोड है तो एनोड का रिडक्शन पोटेंशियल कम है। बट अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में देखूं तो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, तभी तो एनोड है, इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कम है। तो डिपेंड आप इसे किस फॉर्म में देखते हैं। इन जनरल हम लोग इसे एसआरपी के फॉर्म में देखते हैं, क्योंकि सभी सवालों में अक्सर एसआरपी के फॉर्म में ही सवाल का डाटा दिया होता है। तो जब मैं एसआरपी के फॉर्म में देता हूं, दैट इज स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो ये कैथोड है और ये एनोड है, तो ये इसे मैं बोल देता हूं V2 पॉइंट, इसे बोल देता हूं मैं V1 पॉइंट। तो आप मुझे बताइए किस पॉइंट का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, आंसर होगा कैथोड। तो कैथोड का जो रिडक्शन पोटेंशियल है उसे मैं लिख देता हूं E नॉट कैथोड। जैसा मैंने पहले कहा कि अगर कुछ स्पेसिफाई नहीं किया जाएगा उसे केवल हम क्या मानेंगे, एसआरपी। तो एक्चुअल में ये जो मैंने लिखा है E नॉट C, इसका मतलब है एसआरपी ऑफ कैथोड। ठीक है, माइनस। अब आते हैं एनोड पे, तो एनोड का जो एसआरपी है वो कैथोड से तो कम ही होगा, तभी तो वो एनोड है, तो माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। तो अब कभी भी E नॉट सेल निकालना है तो E नॉट सेल निकालने का हमारे सामने फॉर्मूला बन गया E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। देखिए एक बात को समझिए, ये जो मैंने आपके सामने कैलकुलेट किया है, दिस इज E नॉट सेल, राइट। E नॉट सेल जो कि है एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। एक चीज को समझिएगा, जब आपको न्यूमेरिकल देगा तो न्यूमेरिकल में एक इलेक्ट्रोड दिया होगा, एक दूसरा इलेक्ट्रोड दिया होगा। आप ये मत मान के चलो कि उसने अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो वही एनोड है। आप ये भी मत मान के चलो कि किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो वो कैथोड है, ये मत मान के चलो। यही सबसे बड़ी मिस्टेक है जो स्टूडेंट करते हैं, वो जो गिवन डाटा है, अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है तो उन्हें लगता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया है ये एनोड है, किसी इलेक्ट्रोड का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है तो उन्हें लगता है इसका रिडक्शन पोटेंशियल दिया है कैथोड। ऐसा नहीं है, अपने को चेक करना पड़ता है, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है वो कैथोड है और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है वो एनोड है। तो जो दिया है उसे सही मत मानो, पहले चेक करो कि कौन कैथोड है कौन एनोड है। तो E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड, दैट इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। होता क्या है, ये मैंने एसआरपी के फॉर्म में लिखा, ये जो वैल्यू आती है E नॉट सेल, ये स्टैंडर्ड कंडीशन पे, मतलब कंसंट्रेशन कितना है 1 मोलर। तो यहां से जो वैल्यूज निकल के आती है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जब हम स्टैंडर्ड रखते हैं, ये वैल्यू बहुत छोटी वैल्यू होती है। इतनी छोटी वैल्यू होती है कि इससे एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वोल्टेज डिफरेंस को प्रोड्यूस कर पाना संभव नहीं होता। तो हमने क्या किया कि अब
अलग अलग कंडीशन पे हम ईएमएफ को कैलकुलेट करना चाहते हैं। जब कंडीशन स्टैंडर्ड ना हो तब भी हम कैसे ईएमएफ को कैलकुलेट करें, तो उसी के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, दैट इज नोन एज नस्ट इक्वेशन। नस्ट इक्वेशन बेसिकली एक ऐसी इक्वेशन है जिसकी मदद से हम लोग ई सेल कैलकुलेट कर लेते हैं। ई सेल कहने का मतलब है कि यहां पे कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं है, का मतलब है कि यहां पे कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है। मतलब अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर नहीं है, अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस नहीं है, अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है, तब भी आप इस सेल को कैलकुलेट कर सकते हो किसी भी सिचुएशन में। यही नस्ट इक्वेशन है। तो नस्ट इक्वेशन के पहले कुछ फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। सबसे पहला मैंने आपके सामने जो फॉर्मूला लिखा है, डेल्टा जी और ई सेल के बीच में रिलेशन, डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल। उसी प्रकार से अगर स्टैंडर्ड कंडीशन है तो मैं यहां पे लिख सकता हूं डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट सेल। ठीक है, अक्सर ये काम आएगा जब हमें ई नॉट सेल से डेल्टा जी की हेल्प लेनी होगी या डेल्टा जी से ई सेल, तो इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे। प्रॉपर डेरिवेशन करते हैं जिससे हमारे सामने जो नस्ट इक्वेशन निकल के आती है वो इक्वेशन है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग क्यू। दिस गिवन इक्वेशन इज नोन एज नस्ट इक्वेशन, जिसमें ई सेल किसी भी कंडीशन का ईएमएफ है, ई नॉट सेल स्टैंडर्ड कंडीशन का है, एंड टोटल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। ठीक है, वो कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको बताऊंगा। Q का मतलब है रिएक्शन क्वोशिएंट, जैसा हम इक्विलिब्रियम में लिखा करते थे। जो एक्सप्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का होता है वो केवल इक्विलिब्रियम पे लिखा जाता है, लेकिन जब आप उसके अलावा किसी कंडीशन पे कंसंट्रेशन को जो लिखते हैं उसी तरीके का एक्सप्रेशन है। बिल्कुल देखने में वैसा है, पढ़ने वैसा है, लिखने वैसा है, बस फर्क इतना है जब हम Q लिखते हैं तो वहां पे जो कंसंट्रेशन है वो इक्विलिब्रियम के नहीं है। तो दिस Q इज नोन एज रिएक्शन क्वोशिएंट। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के लिए 0.0591 को हम लोग 0.06 ले लेते हैं। तो नस्ट इक्वेशन जो आपको याद होनी चाहिए फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम वो है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू। एक कंडीशन ये है, ये जो मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिखा है नस्ट इक्वेशन का, जिसकी मदद से हम हमारे सिलेबस के मोस्ट ऑफ द सवाल सॉल्व करते हैं। याद रहे ये जो फॉर्मूला है तब तक वैलिड है जब तक टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है। ये फॉर्मूला केवल 25 डिग्री सेल्सियस के लिए वैलिड है। अगर कभी सवाल ऐसा आए कि टेम्परेचर बदल के आपसे ई सेल की कंडीशन पूछे तो आपको दूसरा इक्वेशन भी याद रखना है, दैट इज ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF लॉग क्यू। जो F है उसका मतलब है फैराडे, और फैराडे होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज रफली अप्रोक्सीमेटली विच इज 96500 कूलॉम्स। ठीक है, ये फैराडे है। जब हम इन सभी वैल्यूज को यहां पुट करते हैं तो इक्वेशन कुछ ऐसा बन जाता है। उस समय टेम्परेचर हम 25 डिग्री सेल्सियस लेके चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या सीखा, किस प्रकार से सेल का रिप्रेजेंटेशन करें, किस प्रकार से ई नॉट सेल कैलकुलेट करें। ई नॉट सेल दैट इज ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, दैट इज एसआरपी ऑफ कैथोड माइनस एसआरपी ऑफ एनोड। अगर कभी कंडीशन स्टैंडर्ड नहीं हो, हमें ई सेल कैलकुलेट करना हो तो कैलकुलेट कुछ इस प्रकार से करेंगे विद द हेल्प ऑफ नस्ट इक्वेशन। ठीक है, नस्ट इक्वेशन के क्या क्या एप्लीकेशन है, उनसे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, आइए देखते हैं।